दुनिया बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रफ्तार काफी है? चलिए आज के इस विश्लेषण में 2024 के कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद हमारे सामने चुनौतियां आखिर है कौन सी। तो हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस रिकॉर्ड तोड़ बूम की जिसने सबको हैरान कर दिया है। फिर देखेंगे कि ये ग्रोथ हो कहां रही है और कहां नहीं, मतलब वो कौन से देश हैं जो पीछे छूट रहे हैं। इसके बाद 2030 के बड़े टारगेट पर नजर डालेंगे, रास्ते में क्या रुकावटें हैं और उनका हल क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में जरा भविष्य में झांक कर देखेंगे कि इस दशक के बाद क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। देखिए, साल 2024 रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में एक ऐसा साल रहा जिसने ग्रोथ के मतलब तरक्की के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 92.5%। ये एक बहुत ही जबरदस्त नंबर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 2024 में दुनिया में जितनी भी नई पावर कैपेसिटी जोड़ी गई उसमें से लगभग सब की सब रिन्यूएबल एनर्जी से आई। फॉसिल फ्यूल्स तो अब जैसे रेस में ही नहीं है। साफ है, भविष्य की एनर्जी तो क्लीन एनर्जी ही है। और ये ग्रोथ ही कितनी बड़ी, तो सुनिए, पूरे 585 गीगावाट। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, बल्कि ये 15.1% की सालाना ग्रोथ रेट है, जो आज तक का सबसे तेज रेट है। मतलब दुनिया ने कभी भी इतनी तेजी से क्लीन एनर्जी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। तो सवाल यह है कि ये जबरदस्त उछाल आया कहां से? इसका हीरो है सोलर पावर। जितनी भी नई कैपेसिटी जुड़ी उसका 3/4 से भी ज्यादा हिस्सा यानी करीब 452 गीगावाट अकेले सोलर से आया। हाँ, विंड एनर्जी ने भी अपना योगदान दिया, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि इस पूरी क्रांति को लीड तो सोलर एनर्जी ही कर रही है। लेकिन कहानी में यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो अविश्वसनीय ग्रोथ हम देख रहे हैं ना, ये हर जगह एक जैसी नहीं हो रही, और इसी वजह से एक ग्लोबल इम्बैलेंस यानी एक वैश्विक असंतुलन पैदा हो रहा है। और ये जो रीजनल असमानता है, ये वाकई में चौंकाने वाली है। एक तरफ है एशिया, जो करीब 421 गीगावाट नई कैपेसिटी के साथ बाकी दुनिया से मीलों आगे निकल चुका है, और दूसरी तरफ है यूरोप और खास तौर पर अफ्रीका, जहां ये ग्रोथ बहुत ही धीमी है। ये सिर्फ एक फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है। अब इस असमानता के नतीजे भी बहुत गंभीर हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ देश तो साफ और सस्ती एनर्जी के साथ तरक्की कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई डेवलपिंग देश आज भी महंगी और प्रदूषण फैलाने वाली एनर्जी पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हैं। और ये सिर्फ क्लाइमेट के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इक्वालिटी यानी वैश्विक बराबरी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी कहानी ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स के हिसाब से कहाँ खड़ी है, क्योंकि आखिर में ये सब कुछ वक्त के खिलाफ एक बहुत बड़ी दौड़ ही तो है। देखिए, दुनिया ने अपने लिए एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय किया है, जिसे COP28 जैसी बड़ी बैठकों में सबने माना है। लक्ष्य है साल 2030 तक दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना करना। यही वो बेंचमार्क है जिसके सामने रखकर हम अपनी कामयाबी को नाप रहे हैं। और यहीं पर असली चैलेंज सामने आता है। 2024 में हमने 585 गीगावाट जोड़े, जो कि एक रिकॉर्ड था, सही है। लेकिन 2030 वाला टारगेट पूरा करने के लिए हमें हर साल 1120 गीगावाट की रफ्तार पकड़नी होगी। सीधा सा हिसाब है, हमें अपनी अब तक की सबसे तेज रफ्तार को भी लगभग डबल करना होगा। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्रोथ के पीछे क्या है और कौन सी चीजें हैं जो हमें और तेज जाने से रोक रही हैं। चलिए इन दोनों पहलुओं को जरा समझते हैं। इस तेज ग्रोथ के पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। पहला, इकोनॉमिक्स। आज की तारीख में कई जगहों पर नया सोलर या विंड प्लांट लगाना किसी पुराने कोयले के प्लांट को चलाने से भी सस्ता पड़ रहा है। दूसरा, पॉलिसी। COP28 जैसे ग्लोबल एग्रीमेंट्स सरकारों पर एक्शन लेने का दबाव बना रहे हैं। और तीसरा कारण है टेक्नोलॉजी। हर साल सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स और बेहतर और सस्ते होते जा रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी वजह हैं, उतनी ही बड़ी रुकावटें भी हैं। जैसा हमने अभी देखा, ये ग्रोथ एक जैसी नहीं है। कई देशों के पावर ग्रिड इतने पुराने हो चुके हैं कि वो सोलर और विंड एनर्जी के उतार चढ़ाव को झेल ही नहीं सकते। फिर डेवलपिंग देशों को इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से फाइनेंस नहीं मिलता। और एक बहुत बड़ी चिंता है सप्लाई चेन की, जहां हम लिथियम जैसे जरूरी खनिजों के लिए सिर्फ कुछ ही देशों पर डिपेंडेंट हैं। तो फिर सवाल यह है कि इन रुकावटों से पार कैसे पाया जाए।
चलिए अब कुछ ठोस पॉलिसी सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं, ऐसे समाधान जो खासतौर पर डेवलपिंग देशों को इस रेस में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए एक 5 स्टेप का रोड मैप है। पहला, सरकारों को अपने नेशनल क्लाइमेट टारगेट्स यानी एनडीसीज को और भी एम्बिशियस बनाना होगा। दूसरा, प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल और प्राइवेट फाइनेंस को अट्रैक्ट करना होगा। तीसरा, पुराने ग्रिड्स को अपग्रेड करके स्मार्ट बनाना होगा। चौथा, देश में ही रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। और पांचवा, ये पक्का करना होगा कि इसका फायदा दूर दराज के गांवों और समुदायों तक भी पहुंचे। ये एक पूरा पैकेज है। और अब आखिर में चलिए 2030 की इस रेस से थोड़ा आगे की सोचते हैं। मान लेते हैं कि हम ये टारगेट हासिल कर भी लेते हैं, तो उसके बाद क्या? चुनौतियां खत्म नहीं होती, बस उनका रूप बदल जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि चैलेंज सिर्फ नई चीजें बनाने का नहीं है। 2030 के बाद हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा मेंटेनेंस पर, पुराने हो चुके सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स को बदलने पर, और उनके वेस्ट को मैनेज करने पर। ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई टेक्नोलॉजीज की अहमियत बढ़ जाएगी और हमें एक पूरी की पूरी नई सर्कुलर इकोनॉमी बनानी होगी। तो आखिर में एक सवाल बचता है जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम रिकॉर्ड रफ्तार से एक नया एनर्जी सिस्टम तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम इसे ऐसा बना रहे हैं जो टिकाऊ हो, जो दशकों तक चले? ये वो सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा, क्योंकि हम आज अपने कल का भविष्य बना रहे हैं।